आज परिवार पर बात करते हैं। वो शायद सही ही कही है कि आदमी संसार से भी जीत जाता है या जीतने की हिम्मत रखने वाला आदमी अक्सर परिवार से हार जाता है। परिवार बहुत संवेदनशील व्यवस्था है। हर कबीले की कुछ खासियत, कुछ यूनिकनेस भी बनी। हमारे बड़ों ने फिर मिलकर के एक पिंड बनाया कि वहाँ पर हर आदमी को अपना अपना काम दिया गया था। इसको आप डेवलप्ड विलेज कह सकते हैं। यही डेवलपमेंट का पैरामीटर हो सकता है। इस दुनिया को एक दिन नज़र लगी। एक अंग्रेज साहेब आए जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कहा कि अब ये ज़मीन गांव की नहीं है। ये जो खेती कर रहे हैं किसान, ये ज़मीन इनकी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने 1793 में एक कानून बनाया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। उसी हिसाब से जो आदमी, जो किसान जितनी ज़मीन जोत रहा था उतनी ही ज़मीन उसके खाते में लिख दी और उसी के अनुसार उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि लोग अपनी खेती छोड़ करके भाग गए, गांव छोड़कर भागने लगे। जब किसान अपने खेत से हट जाएगा और कट जाएगा तो भूखमरी पैदा हो जाएगी, अकाल पड़ेगा। 2 से 3 हजार लोग मिलकर 1000 एकड़ जमीन में एक गांव बसाएं जिसे आदि ग्राम नाम दिया जाए। और ये गांव उस 231 साल के पहले वाला जो गांव था उसी गांव के पैटर्न पर हो। दोस्तों, आज परिवार पर बात करते हैं। किसी ने ये बात जो कही है वो शायद सही ही कही है कि आदमी संसार से भी जीत जाता है या जीतने की हिम्मत रखने वाला आदमी अक्सर परिवार से हार जाता है। परिवार बहुत संवेदनशील व्यवस्था है। परिवार का एक मोटा सा मतलब अभी के समय में भारतीय परिवार का मतलब, जिसमें दादा दादी हैं, पोते पोती हैं, माँ बाप हैं, मतलब करीब 3 पीढ़ियां जहां एक साथ रहती हैं। कई बार पोतों के बच्चे भी हो सकते हैं। भारतीय परिवार व्यवस्था, या ये कहिए कि ये पूरे जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जैसी परिवार व्यवस्था यहाँ पर विकसित हुई वो दुनिया में बाकी कहीं नहीं हुई। बाकी वो सिर्फ एक ही रिश्ता समझते रहे, आंटी तो आंटी ही, वो मामी को भी आंटी, मौसी को भी आंटी, ताई को भी आंटी, चाची को भी आंटी, एक ही था। ऐसा ठीक है, ऐसा अंकल, वो भी कई उसमें यूज़ किया जाता है, जबकि उसके मतलब बिल्कुल बदल जाते हैं। अब ये व्यवस्था जो विकसित हुई थी, जब हम कबीलों में रहते होंगे, जब हम बिल्कुल एकदम आदिम अवस्था में रहते होंगे, उससे हम थोड़ा इकट्ठा होकर कबीलों में आए। हर कबीले की कुछ खासियत, कुछ यूनिकनेस भी बनी और हमारे बड़ों ने फिर मिलकर के एक पिंड बनाया, देहात बनाया। पिंड का मतलब भी शरीर होता है, देहात मतलब जो इसी देह के अंदर है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों ने कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, मिलकर सोचेंगे, मिलकर करेंगे, मिलकर कामों को, अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे। और आपको मैं उस देहात का जो कैरेक्टर था, अगर उसको बताऊं तो भारतीय गांवों के लोग शायद उसको पूरी तरह भूल गए होंगे। इस कैरेक्टर का मतलब यही था कि वहाँ पर हर आदमी को अपना अपना काम दिया गया था। नाई बाल काटता है, लुहार लोहा कूटता है, बढ़ई आपके लिए लकड़ी के टूल्स बनाता है, जुलाहा आपके कपड़े तैयार करता है, वहीं पर दर्जी उनको सिलता है, धोबी जो है उनकी धुलाई कर देता है। वहाँ पर जो सैनिटरी का काम है वो एक समुदाय उसको कर लेता है। आपको चमड़े की चीज़ें चाहिए, उसके लिए एक समुदाय वहाँ पर काम कर लेता है। तब हमने अपनी एक दुनिया बनाई, हमारे बड़ों ने। और इस दुनिया को अंग्रेजों ने जब देखा कि इन्होंने तो एक गांव ऐसा बना लिया है जो
आदमी की जीवन जन्म लेने से लेकर मरने तक जितनी भी उसकी ज़रूरतें हो सकती हैं करीब करीब, वो उस गांव से पूरी हो सकती हैं। इसको सेल्फ रिलायंस विलेज कह सकते हैं आप, इसको आप डेवलप विलेज कह सकते हैं। यही डेवलपमेंट का पैरामीटर हो सकता है, जहाँ सब कुछ है। लोग फिर वो कहावतें विकसित हुई, या दूध दही का खाना, ये देशों में देश हरियाणा, कहीं मालवगढ़ के लिए कहावत हुई। तो ऐसी बहुत सारी इस तरह की कहावतें भी, ट्रेड्स भी विकसित हुए। इस गांव की ताकत को जब देखा गया कि ये तो बहुत बड़ी ताकत है। मजे की बात ये थी कि इस गांव के अंदर जो भूमि है, ऐसी जैसे मैंने बाकी ट्रेड बताई वैसे ही एक ट्रेड थी खेती, और खेती करने का काम किसान करते थे। जिन्होंने खेती की वो किसान कहलाए। तो जो कुम्हार है वो पूरे गांव के लिए बर्तन बनाता है, जो लुहार है वो पूरे गांव के लिए लोहा कूटता है, बढ़ई पूरे गांव के लिए टूल्स बनाता है, खाट बनाएगा, हल बनाएगा, वगैरह वगैरह, जो भी करना है उसको। ऐसे ही किसान भी खेती अपने घर के लिए नहीं कर रहा था और ना बाजार के लिए कर रहा था। किसान खेती कर रहा था क्योंकि बाजार था ही नहीं, परिवार ही उनका संसार था, गांव ही उनका संसार था। और जितना जरूरी हुआ वो राजा को उसमें से टैक्स दे दिया। टैक्स देने के बाद में ये जो खेती से होने वाला जो उत्पादन है, वो सारे के सारे जो सेक्ट हैं, सारे के सारे, चाहे वो लुहार है, बढ़ई है, कुम्हार है, धुनार है, सुना, वो सब के बीच में उसे डिवाइड कर दिया जाता था। उसको डिवाइड करने के मेथड्स थे। इस तरह से हमने अपनी एक दुनिया बनाई थी। इस दुनिया को एक दिन नजर लगी। एक अंग्रेज साहेब आए जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने समझा कि इसे कैसे तोड़ पाएंगे। मान लिया हमने देश को गुलाम बना भी लिया, तो गांव को गुलाम कैसे बनाए। तो उन्होंने वहां पर एक काम किया, और वो काम उन्होंने किया कि उन्होंने सबसे पहला हमला जमीन पर किया, तकनीकी से काम लिया, और ये कहा, देखिए कैसे परिवार में को तोड़ा जा सकता है। ये कहा कि अब ये जमीन गांव की नहीं है, ये जो खेती कर रहे हैं किसान, ये जमीन इनकी है। उनके माथे पर लिख दी गई। मजे की बात यह है कि उस जमीन की कीमत उस समय 2 पैसे भी नहीं थी, क्योंकि पैसे का कोई प्रभाव समाज में नहीं था। जमीन करीब करीब बिकाऊ नहीं होती थी। धीरे धीरे जमीन से, पूरे गांव की जमीन से लोगों को अटैचमेंट था, लेकिन वो उसे कोई जोत नहीं पाते थे। पूरी जमीन कभी गांव नहीं जोत पाता था, इसलिए जमीन पड़ती पड़ी रह जाती थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने 1793 में एक कानून बनाया जिसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, स्थायी बंदोबस्त कानून। इस कानून के तहत उन्होंने 3 काम किए। एक तो पूरी जमीन की पैमाइश करवाई, उसकी नाप तोल करवाई, और ये पता लगाया कि ये आबादी की जमीन है, ये जमीन परती है, और ये जमीन जोत की है जिसमें पैदावार होती है। उसी हिसाब से जो आदमी, जो किसान जितनी जमीन जोत रहा था, उतनी ही जमीन उसके खाते में लिख दी, और उसी के अनुसार उसके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। अब किसान जो है उनका सिर चकरा गया कि ये क्या हुआ हमारे साथ। अभी तक तो जो देसी राजे थे वो किसानों को जानते थे, समझते थे, गांव को जानते समझते थे। ये 7 समंदर पार से आए लोग, इन्हें कुछ ज़्यादा अंदाजा नहीं था, और इन्होंने जो टैक्स लगाया वो किसानों पर भारी पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लोग अपनी खेती छोड़ करके भागने लगे, गांव छोड़कर भागने लगे। और इससे भी बड़ा नतीजा ये हुआ, जब किसान अपने खेत से हट जाएगा और कट जाएगा तो भूखमरी पैदा हो जाएगी, अकाल पड़ेगा। ये देश में हुआ, एक बार नहीं कई बार हुआ अंग्रेजों के टाइम में। और इसका नतीजा ये हुआ कि 10 लाख लोगों का मरने का आंकड़ा, वो आपके फोन में भी आपको मिल जाएगा, वो दर्ज है अलग अलग अकालों में, और वो आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है।
ये अब इसके और भी साइड इफेक्ट हुए। ये तो केवल मृत्यु है, इसके साइड इफेक्ट के क्या हुए? अभी तक हमारे गांव की जमीन अगर 3000 एकड़ का रकबा है तो वो 3000 एकड़ का रकबा था। अगर वो 1000 एकड़ का रकबा है तो वो 1000 एकड़ का रकबा था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो तो मान लिया 500 परिवारों में बंट गया। अब वहां पर 500 परिवारों के इन 231 सालों में 1793 से अगर आप लगाएंगे तो ये 231-32 साल होने को जा रहे होंगे। इसमें हर 20 साल में एक नई पीढ़ी जो है वो आ जाती है। तो बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए। जो जिस किसान परिवार के समय में पास में उस समय में मान लिया 500 एकड़ या 200 एकड़ जमीन थी, उस परिवार के पास में अब 20 बीघा रह गई, यानी 4 एकड़ रह गई होगी। और अगली पीढ़ी में उसके पास अगर 6-7 बालक उसके घर में हो गए तो वहां पर उसके यहाँ आधा एकड़ जमीन मुश्किल से आएगी उसके परिवार में। उसके बाद वो एक बार और तो पता चला कि 1-1 बीघा रह जाएगी। उसके बाद वो आधा बीघा रह जाएगी। उसके बाद वो 20वें में बचेगी। इस बात को शायद हमारे लोग जानते होंगे, क्योंकि 231 साल से ही तो वो इन गांवों में नहीं रह रहे थे ना। वो तो हजारों या लाखों सालों से रह रहे थे। जिस जमीन को उन्होंने लाखों सालों से नहीं बंटने दिया था, उसे अंग्रेजों ने 7 समंदर पार से आकर मात्र एक कानून बनाकर बांट दिया। उस बांटने के क्या साइड इफेक्ट हुए? एक तो समाज टूटता गया, परिवार टूटते गए। जो लोग एक दूसरे से बंधे हुए थे, और ये किसान कभी नहीं मानते थे कि ये जमीन हमारी है। अगर जमीन हमारी है ये ही बात होती तो वहां पर जो बढ़ई है, जो लुहार है, जो कुम्हार है, जो ब्राह्मण है, जो आदि आदि जो लोग हैं, उनका जो शेयर निकल रहा है वो शेयर नहीं निकलता। सब मतलब ये गांव इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये इंटरडिपेंडेंट थे। बायां हाथ दाएं हाथ के ऊपर डिपेंडेंट था, दायां पैर बाएं पैर के ऊपर डिपेंडेंट था कि बायां पैर आगे बढ़ेगा तो दायां भी उसी ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक सांस आ रही थी, एक सांस जा रही थी, और गांव को पूरे एक शरीर की शक्ल मिली हुई थी। लेकिन ये सब धीरे धीरे दरकता गया, टूटता गया। और इसके आज क्या साइड इफेक्ट हैं, उसकी साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लिया हम अपने पिताजी के 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, हमारे पास मान लिया 20 बीघा जमीन है, या हमारे पास 15 बीघा जमीन है। तो जब वो बड़े होते हैं तब तक तो उनको पता नहीं चलता, उन्हें लगता है हम तो एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं, हम एक ही साथ पले बड़े हैं, और इसलिए ये जमीन जो है सब हमारी है, इकट्ठी है। लेकिन कानून बना हुआ है, पुराना नहीं है, मात्र 231 साल पुराना, और हम रह रहे थे उस गांव में लाखों साल से। उस कानून के मुताबिक अब क्या है, अब वहां पर जब मेरी शादी के लिए बाहर से कुछ लोग आएंगे तो वो पूछेंगे कि लड़के के हिस्से में कितनी जमीन आती है, तो बताया जाएगा। तब पहली बार पता लगेगा, अच्छा हिस्सा होगा, क्या हिस्सा होगा साहब? अच्छा, लड़के के हिस्से में साहब 5 बीघा जमीन आती है। अब तीनों भाइयों को पहली बार पता चला कि नहीं, हम तो एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, लेकिन जमीन जो है ये हमारी अलग अलग है। अब जमीन अलग है तो क्या है, अब इसके बाद घर जो है उसमें भी कुछ हिस्सा होगा, तो फिर घर भी हिस्सा होता है। फिर जो सरकारें आई उनको इसमें ये जो हमारे ऊपर जो एक बहुत बड़ा हमला हुआ था परिवार व्यवस्था के ऊपर, ग्राम व्यवस्था के ऊपर, उसका अंदाजा ही नहीं हुआ। देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू का दिमाग कुछ ऐसा था, उन्होंने इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की, और वो कोशिश थी कि भूमि ग्राम की, ये उनका एक मोटा सा पॉलिसी स्टेटमेंट था। तो मतलब वो उसी पैटर्न पर शिफ्ट होना चाहते थे जो अंग्रेजों से पहले था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले था। लेकिन साथ में वहीं पर चौधरी चरण सिंह, जो किसान नेता भी कहे जाते थे, उन्होंने उस समय स्लोगन दिया कि नहीं साहब, खेती खानदान की,
यानी परिवार की। यहां तक भी ठीक था कि खेती परिवार की, लेकिन परिवार का मतलब, फिर परिवार का मतलब वो खानदान, ठीक है, उस खानदान में जिसमें आज टूटते टूटते, उसी जमीन की वजह से टूटते टूटते हम 50 परिवार हो गए, 60 परिवार हो गए। वो जो खानदान जो है, उसकी जो टोटल जमीन थी वो भी मैनेजेबल थी, अगर वो वहां उतनी रहती, ठीक है, और उसके हिसाब से चीजें वो भी हो सकती थी आगे। लेकिन अब तो धीरे धीरे ये बात घर में आ गई है, एकदम सगे भाइयों के बीच में आ गई है, और ये सब डिस्टर्ब होता गया है। इस डिस्टर्बेंस का रास्ता मुझे तो नहीं सूझ रहा है, कुछ सूझता भी है, उसकी चर्चा मैं आपसे आगे करूंगा। लेकिन आप इसमें मेरी मदद इतना जरूर कीजिए कि आप इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए इस चर्चा में, और इसमें से हम कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जो हमला हमारे ऊपर 7 समंदर पार से जो 1793 यानी 232 साल पहले हुआ था, उस हमले को, क्या उसके असर को हम खत्म कर पाएंगे? सरकारों ने तो और उसके आगे की चीजें कर दी कि जैसे ही इन 3 भाइयों की शादी होती है किसी एक की, तो वो शादी होते ही उसका राशन कार्ड अलग बना देती है और कहती है कि नहीं, अब ये अलग परिवार है। मतलब जब तीनों भाइयों की शादियां हो जाएंगी तो घर के अंदर 4 परिवार हो जाएंगे। ये भारतीय चित्त नहीं है, ये भारतीय परिवार परंपरा का हिस्सा नहीं है। फिर क्या किया गया, एक बैंकिंग सिस्टम आया। इस बैंकिंग सिस्टम में सबके अलग अलग अकाउंट खुले। स्कूल में जाइए तो छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट खोलने शुरू किए गए। भारतीय परिवार सिस्टम का एक आधारभूत सिद्धांत था, और वो सिद्धांत था जॉइंट प्रॉपर्टी प्लस जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू जॉइंट फैमिली। आप समझे? मतलब संपत्ति सामूहिक होगी, उत्तरदायित्व सबके सामूहिक होंगे, इसका मतलब परिवार माना जाएगा, संयुक्त परिवार माना जाएगा। एक और बात मैं आपको बताऊं छोटी सी, हमारे यहां पर परिवार कभी टूटते ही नहीं थे। आप इस तथ्य को और सत्य को भी पहचानिए, ये बहुत पुराना नहीं है। मतलब कोई एक हिम्मती आदमी जो है, वो गांव में जब उसे लगा कि जैसे किसी कमरे में या किसी छोटे से फ्लैट में हमें लगता है कि यार हम इसमें थोड़े से रहने की जगह है 3 लोगों की, और यहां पर रह रहे हैं 9 लोग, तो किसी एक हिम्मती सी आदमी को लगता है कि नहीं नहीं, कहीं अलग ले लेते हैं, ठीक है, एक अलग ले लेते हैं। तो वो करते क्या थे, वो हिम्मती सा आदमी क्या करता था कि वो वहां से निकलता था, निकल करके कहीं एक जगह देखता था और वहां पर अपना झंडा गाड़ देता था। वहां पर उसकी गाय, उसकी बकरियां, उसकी मुर्गी, उसके ऊंट, उसके घोड़े, जो भी कुछ है वो आए साथ में। धीरे धीरे वो गांव का जो मतलब मैंने आपको बताया, गांव का मतलब किसान, खेती करने वाला, गांव का मतलब लुहार, गांव का मतलब चर्मकार, गांव का मतलब वो सफाई कर्मी, गांव का मतलब नाई, गांव का मतलब धोबी, गांव का मतलब, और ये सब जो ट्रेड्स हैं, सब जो जरूरतें हैं, इन सब को वो धीरे धीरे वहां पर लाता था और एक अलग दुनिया बसा लेता था। कहां से लाता था? उस गांव से ले आता था किसी एक एक परिवार को, और वो फिर ऐसे ही चलते थे। जैसे मैं मेरे बारे में जहां तक जानता हूं वो बता सकता हूं। मेरा परिवार शुरू में अजमेर में था, वहां से वो परिवार जो है वो नीमराणा में शिफ्ट हुआ, नीमराणा से वो शिफ्ट हुआ गुरुग्राम के जस्ट पीछे हरसरू ग्राम में। तो हमारे उन दादा का नाम हंसराज था। हंसराज का एक लड़का हर्रा यानी हरिराज, ठीक है, वो आकर के हमारे गांव में वो वहां पर उन्होंने वहां पर बसावट की, वहां बसे, और उसकी वजह से उस गांव का नाम हर्रा पड़ गया। हर्रा, उसी के चारों तरफ एक एक गांव और बसा, तो हमारे 4 गांव वहां पर बन गए। ये समाज को मतलब क्या हुआ कि हम एक
जब हमें कहीं पर जगह छोटी लगती थी, हमारे लगता था कि संसाधन हमारे जो हैं कम पड़ रहे हैं, तो हम एक अलग नेचुरल रिसोर्सेस के साथ में अपना एक नया संसार बना लेते थे, बसा लेते थे। लेकिन हम कभी परिवार से न टूटते थे न तोड़ते थे। और इसलिए जब मैं अभी पीछे गुरुग्राम के पीछे उस हरसरू गांव में गया, जिस गांव से हमारी निकासी सैकड़ों साल पहले हुई होगी, उस गांव के लोग भी जानते हैं और हमारे गांव के लोग भी जानते हैं कि हम वहां से आए थे, और उस गांव के लोग भी जानते हैं कि वो लोग यहां से गए थे। हमारे गांव का शायद एक आदमी मुश्किल से उस गांव में आज तक गया हो, लेकिन जब मैं गया तो मुझे उन्होंने उसी तरह से अडॉप्ट किया जिस तरह से मैं उनके गांव का एक सदस्य हूं और बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ। तो टूटन नहीं थी, मतलब दूरियों का मतलब फासले नहीं होते, वो वाला जो स्लोगन है ना, वो यहां पर थोड़ा फिट बैठता है। हम एक तो रहें, फिर कोई अमेरिका रहे, कोई लंदन रहे, कि हिंदुस्तान में रहे, इस प्रदेश में रहे कि उस प्रदेश में रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये समझ जो है ये थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। अब इसके साइड इफेक्ट फाइनली क्या हुए हैं, आखिर में मैं उसे और थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करता हूं। अभी परिवार एक बहुत ही दोराहे पर खड़े हैं। परिवार में जेठानी है, देवरानी है, ठीक है, मान लिया वो 3 हैं, लेकिन अब उनमें बनती नहीं है। मान लिया किसी एक आदमी को इस सत्य का पता हो, मेरे जैसा एक आदमी अगर पूरे एक गांव को ही एक परिवार बनाने के बारे में सोचता हो और खुद उसके परिवार में ही उसे अगर टूटन का सामना करना पड़ जाए, तो वो किस धर्म संकट में पड़ जाएगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये जो रिश्ते हैं, चूंकि कोई सिस्टम नहीं रहा है, इसलिए ये रिश्ते बहुत ही झीने और हल्के पड़ चुके हैं। पैसा उसका प्रभाव है, पैसे का कोई प्रभाव तब नहीं था। आज सब चीज हम पैसे से ला रहे हैं, लेकिन तब हमारे यहाँ पर हर घर के अंदर दूध, हर खेत के अंदर तमाम तरह की चीजें, ये सब बोना करना, शायद ये दौर ज्यादा अच्छा रहा होगा। लेकिन हम ब्लड रिलेटिव हैं और हम जब तक रह सकते हैं हम एक साथ रहें। दुनिया का एक बहुत बड़ा पूंजीपति है जिसका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफे ने आज एक स्टेटमेंट दिया कि असली पूंजी परिवार है। इस पूंजी को हम में से कितने लोग समझ रहे हैं? और अगर हम 3 या 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो शादी होने के बाद तो ये पूंजी मतलब मानो कि जैसे खाली होना शुरू हो जाती है। इस पूंजी पर, हमारे इस बैलेंस पर सबसे बड़ा हल्ला और हमला जो है उसके बाद शायद शुरू होता है। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? बहुत सेंसिटिव विषय है, मैं यहाँ इसे अभी छोड़ता हूँ। आप मेरा कुछ मार्गदर्शन करिए। एक तो विचार मेरे दिमाग में ये है कि करीब 2 से 3 हजार लोग मिलकर 1000 एकड़ जमीन में एक गांव बसाएं, जिसे आदि ग्राम नाम दिया जाए, और ये गांव उस 231 साल के पहले वाला जो गांव था उसी गांव के पैटर्न पर हो, जिसकी 4 कंडीशन हो। जमीन सबकी है, गांव में जो रिसोर्सेस हैं वो सबके हैं, उनकी शेयरिंग उनका वो सबको निशुल्क है,
जो सरप्लस है उसका व्यापार उस गांव के बाहर है, बाहर हो। पूरे के पूरे गांव को एक परिवार घोषित भी किया जाए और माना भी जाए। इस तरह के एक परिवार के बारे में, इस तरह के एक गांव के बारे में, ठीक है, मतलब हम अपने ग्राम व्यवस्था को रिवाइव कर सकें, अपनी परिवार व्यवस्था को रिवाइव कर सकें, भारत को रिवाइव कर सकें। क्योंकि एकमात्र कानून की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत कहीं पीछे छूट गया है। इस डिस्कशन में आप एक बार शामिल होने की कोशिश कीजिए। नॉट ओनली डिस्कशन, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरी कोई इच्छा और मंशा नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने आऊं और आकर के यहां अपना सिर्फ और सिर्फ भाषण देने की कोशिश करूं। मैं जो बात कर रहा हूं उस बात पर अगर हम लाइक माइंडेड लोग इकट्ठा आते हैं तो ये संभव है। और एक ऐसा गांव जिसमें पैसे का प्रभाव ना हो, उस गांव के अंदर पैसा हो, ठीक है, 500 करोड़ रुपया आपके गांव के ग्राम कोष में इकट्ठा हो गया, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। आपके गांव में वो सारी चीजें पैदा हों, आपके गांव का कपड़ा ही आप पहने और वो कपड़ा पहनने में आप अपने आप को गर्व महसूस करें, उसकी क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करें। और आज तो सब बैक टू बेसिक, बैक टू नेचुरल, इस तरह की बातें चल पड़ी हैं एलीट क्लास में, तो आप एलीट क्यों नहीं हो जाते? तो ये एक विचार है जिसको एग्जीक्यूट करना ये संकल्प का हिस्सा है। अगर आप इसमें साथ आते हैं तो ये एक बात हो सकती है, ये एक रास्ता हो सकता है। लेकिन अभी जो परिवार जिस दो राहे पर खड़ा है उस पर बात करना अभी शेष है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत अमेरिका हो जाए और फिर आप भारत को कागजों में और इतिहास में ढूंढने के लिए विवश हो जाएं। धन्यवाद।